हाँ जी, तो नमस्कार आप सभी को और स्वागत करता हूँ टीम CA1 एग्जाम के अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। TRA जूनियर अकाउंटेंट के लिए हम लोग लगे हुए हैं तैयारी में, और उसी कड़ी के अंदर GFAR जनरल फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग रूल्स जो है, अकाउंट्स रूल्स जो है, GFAR जिनको बोलते हैं, उनकी रिवीजन की क्लासेस आज से शुरू कर रहा हूँ मैं। ठीक है, करीब 5 से 10 क्लासेज जो है वो होगी टोटल, जिनके अंदर हम प्रयास करेंगे एक बार जितने भी टॉपिक हमने देखे हैं उन सबको क्विकली रिवाइज करें, रिकॉल करें, और साथ में मैं आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल भूलनी नहीं है, बिल्कुल मतलब याद करके रखनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊं ताकि आप उनके ऊपर विशेष ध्यान देके एग्जाम से पहले उनको कंठस्थ कर लें। ठीक है, और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जो अपना कोर्स पेपर 2 का है, कोर्स के अंदर नोट्स, लेक्चर्स ऑलरेडी सारे अवेलेबल है। रिवीजन क्लासेस के लिए जो प्रॉमिस किया गया था आपसे, तो ये 4th सब्जेक्ट है जिसकी रिवीजन क्लास आज स्टार्ट हो रही है। इससे पहले अकाउंटिंग, बिजनेस मेथड्स और ऑडिटिंग की क्लासेस शुरू हो चुकी है। अब ये 4था सब्जेक्ट है। ठीक है, फिर जो 2 बचेंगे इकोनॉमिक्स और राजस्थान सेवा नियम, उनको जो है हम इसके बाद में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही ऐप के अंदर आपको जो है इनके क्वेश्चंस भी मैं अपलोड कर दूंगा जल्दी ही। ठीक है, मतलब नेक्स्ट वीक के अंदर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तक जो है वो आपको MCQs भी मिल जाएंगे। जो टॉपिक हम रिवाइज कर रहे हैं उसके आपको प्रश्न जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अभी आज जो है हम लोग ज़्यादा कुछ विशेष देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि शुरुआती चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले। लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो ज़रूर मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहली बात कि GFAR रूल्स क्या है और कहाँ ये एप्लीकेबल होते हैं, लागू किसके ऊपर होते हैं। तो देखिए, जाहिर सी बात है, GFAR रूल्स लागू होते हैं किसके ऊपर, एप्लीकेबिलिटी आप समझिए। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स है, जो विभाग है, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो है वो काम करते हैं किसके लिए बताओ, पब्लिक के लिए काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। क्लियर? तो जो पैसा आता है इनके पास, जो मनी आता है, जितना भी जहां से भी ये कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब जहां से भी पैसा इकट्ठा किया जा रहा है और जहां भी पैसा खर्च किया जा रहा है, जहां भी एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, मतलब चाहे इनकमिंग हो चाहे आउटगोइंग हो, एक एक रुपया जो है वो किसका है, पब्लिक का है। ठीक है, गवर्नमेंट खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। गवर्नमेंट किससे मिलके बनी हुई है, जनता के लिए काम कर रही है, आप समझिए। तो एक एक रुपए की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। और सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि अगर मैं मेरा बिजनेस चला रहा हूँ तो मैं मेरी मर्जी से चाहे जहाँ पैसा खर्च कर सकता हूँ। मान लो मुझे हेलीकॉप्टर खरीदना है तो मैं खरीद सकता हूँ, भले उसका मेरे बिजनेस में यूज है या नहीं। मेरे ऊपर कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं होगा कि भाई आपने हेलीकॉप्टर क्यों परचेज किया, कहाँ जरूरत थी इसकी। लेकिन गवर्नमेंट के केस के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट जो चला रहे हैं, यहाँ जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, जो लोग इस पैसे को खर्च कर रहे हैं, जो लोग इस पैसे को कलेक्ट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, ये उन लोगों का पैसा नहीं है, पैसा किसी और का है। ये सिर्फ इनको ड्यूटी दी गई है कि आप इस पैसे को हम जैसा जैसा बता रहे हैं वैसा वैसा खर्च कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस समझ आ गया। तो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि प्रॉपर क्या हो, रूल्स हो, नियम हो, जो ये गवर्न करे, ये तय करे कि पैसों को किस तरीके से कलेक्ट किया जाएगा, किस तरीके से खर्च किया जाएगा, खर्च करने वाले की क्या जिम्मेदारी रहेगी, अगर कोई पैसा इधर उधर हो जाता है तो उसके लिए कौन लाइबल होगा। गवर्नमेंट की ये कोशिश होती है कि भाई इतने टाइट और इतने सही नियम बनाए जाए ताकि इन पैसों का सही यूटिलाइजेशन हो सके, मिसयूज को रोका जा सके। ठीक है, प्रॉपर कलेक्शन हो सके। ठीक है, तो इसीलिए क्या बनाए गए, GFAR। अगर आप केंद्र सरकार में देखोगे, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पे, तो वहां भी इस तरह के रूल्स होते हैं।
और राज्य सरकारों के लिए भी इस तरह के नियम बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज, अब देखिए जो राज्य सरकार की अगर हम बात करें, स्टेट गवर्नमेंट की, ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है, मतलब गवर्नमेंट के सारे काम जो है वो गवर्नर के नाम पे होते हैं। गवर्नर जो है वो बेसिकली हेड है एक तरीके का, किसका, हम जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट देखते हैं उन सबका ये हेड है। कौन, गवर्नर की जो पोस्ट होती है वो। तो गवर्नर साहब बेसिकली क्या कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के काम सारे ये कर रहे हैं, लेकिन क्या ये संभव है कि छोटे मोटे हर काम गवर्नर खुद करे? नहीं। तो गवर्नर क्या करते हैं, आगे पावर्स को डेलीगेट कर देते हैं। पावर्स को क्या कर देते हैं, डेलीगेट कर देते हैं। डेलीगेट करने का मतलब हस्तांतरित कर देते हैं। वो ये कह देते हैं कि भाई ये पावर ये व्यक्ति निभाएगा, ये काम करना होगा तो इसके लिए ये ऑथराइज है। अलग अलग कामों के लिए अलग अलग गवर्नमेंट सर्वेंट को, अलग अलग लोगों को जो है वो ऑथराइज किया जाता है। ठीक है, अब इसी को ध्यान में रखते हुए आते हैं सबसे पहले इसकी एप्लीकेबिलिटी के ऊपर। यहाँ सवाल पूछा जा सकता है कि जीएफआर किन के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो क्या बोला गया, ये बेसिकली क्या है, जो राजस्थान के गवर्नर है उनके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, मतलब एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है, किसी काम को अंजाम देना। ठीक है, तो जब भी कोई कार्य किया जा रहा है, कोई काम को अंजाम दिया जा रहा है, किसके द्वारा, किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा, तो उस संबंध में गवर्नर के द्वारा जारी किए गए ये वो ऑर्डर्स है, ठीक है, जिनको फॉलो किया जाएगा, किसके द्वारा, जितनी भी अथॉरिटीज है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज है उनके द्वारा। ठीक है, जो उनसे नीचे है, गवर्नर से नीचे। ठीक है, किस संबंध में, इन सिक्योरिंग स्पेंडिंग ऑफ द फंड, मतलब पैसों को इकट्ठा करना और पैसों को खर्च करने के संबंध में। ठीक है, ताकि वो अपना काम कर सके। मतलब जो निचली अथॉरिटीज हैं उनको काम दिए गए, उन कामों को करने के लिए उनको जो जो पैसा इकट्ठा करना पड़ रहा है, जो खर्च करना पड़ रहा है, जब वो ये काम कर रहे हैं तो उस टाइम पे इनको इन नियमों की पालना करनी होगी। ठीक है, अगली बात, जहां तक बात आती है पैसों के कलेक्शन की, पैसों की कस्टडी की, पैसों के भुगतान की, तो राजस्थान के अंदर और गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट के अंदर, या सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे जितनी भी राज्य सरकारें हो, वहां पे ट्रेजरी होती है। क्या होती है, ट्रेजरी, तोषाखाना, मतलब जो पैसों के लेन देन को देखती है। तो ट्रेजरी के अपने नियम होते हैं कि पैसों को किस तरीके से कलेक्ट किया जाएगा, कहाँ रखा जाएगा। तो ये जो रूल्स है जीएफआर, ये उन ट्रेजरी रूल्स को सप्लीमेंट करते हैं। सप्लीमेंट करने का मतलब ट्रेजरी रूल्स अपनी जगह स्टैंड करते हैं, तो ये रूल्स अपनी जगह स्टैंड करते हैं। ठीक है, तो दोनों साथ मिलके चलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जहाँ ट्रेजरी रूल्स लग रहे हैं तो यहाँ वहाँ ये रूल्स नहीं लगेंगे। बेसिकली ट्रेजरी रूल्स किसके लिए, जो ट्रेजरी में काम करते हैं, जो ट्रेजरी ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए। बाकी जितने भी विभाग है सामान्य, ठीक है, जिनका मेन काम कुछ और है, जैसे कोई पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो उनका काम कुछ और है, जलदाय विभाग का काम कुछ और है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का काम कुछ और है। हर विभाग का अपना अपना काम है। उन कामों के दौरान उनको भी पैसों की जरूरत पड़ती है, पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो वहां ये नियम जो है वो लागू होंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज और ध्यान दीजिएगा, कई जगह डिपार्टमेंटल रूल्स होते हैं। डिपार्टमेंटल रूल्स ये क्या होते हैं, विभागीय नियम। देखिए कुछ विभाग ऐसे होते हैं जो अपने खुद के अलग नियम भी बनाते हैं, कि वहां जैसे विभाग की जो मांग है, जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। जैसे अगर मैं विद्युत विभाग की बात करूं, वैसे तो ये कंपनीज के रूप में काम करते हैं, ठीक है, इनका अलग अस्तित्व है, लेकिन इनके अपने खुद के नियम है कि कैसे चीजों की खरीद की जाएगी, कौन कौन सी चीजों की खरीद की जाएगी, इन चीजों की खरीद ये अथॉरिटी करेगी, यहाँ तक की चीजों की खरीद ये अथॉरिटी करेगी। तो ये उस विभाग के स्पेसिफिक नियम है। ऐसे हो सकता है खनिज विभाग के लिए अपने अलग नियम हो, ठीक है, क्योंकि खनिज विभाग का काम अलग है, चिकित्सा विभाग के अलग हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अलग हो। इनको बोलते हैं डिपार्टमेंटल रूल्स। तो ये डिपार्टमेंटल रूल्स भी सप्लीमेंट करते हैं किसको, जीएफआर। मतलब जहां
स्पेसिफिकली आपके डिपार्टमेंटल रूल्स में कुछ चीजें बताई हुई है तो आप उनकी पालना कीजिए, ठीक है। साथ में आपको किसकी पालना करनी है, जीएफएआर की भी पालना करनी है। क्लियर। तो इन समरी में आपको बता दूं जीएफएआर क्या है। ये वो नियम है जो किसने लागू किए हैं, ये गवर्नर के, राजस्थान के जो गवर्नर है उनके समय समय पे निकाले गए ऑर्डर्स हैं, उनके एक तरीके से आदेश है जिनकी पालना की जाएगी किसके द्वारा, जितनी भी अथॉरिटीज है जो उनसे नीचे है गवर्नर से, जब उनके द्वारा क्या किए जा रहे हैं, अपने कार्यों को किया जा रहा है, जो भी उनको कार्य दिए गए हैं, ठीक है। उन कार्यों को करने के दौरान जो भी पैसा इकट्ठा करना है, पैसों का कलेक्शन हो गया और पैसों का खर्च हो गया, उस टाइम पे आप इन नियमों की पालना करोगे। दूसरी तरफ जो ट्रेजरी के रूल्स होते हैं, ठीक है, या किसी विभाग के अपने नियम है, डिपार्टमेंटल रूल्स, क्योंकि ये स्पेसिफिक नियम है, ट्रेजरी के लिए बनाए गए, ये उस विभाग के लिए बनाए गए, तो आप इनकी भी पालना करोगे और साथ में जीएफएआर की भी पालना करोगे, ठीक है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन आती है तो क्योंकि ये स्पेशल रूल्स बने हुए उस विभाग की आवश्यकता को देखते हुए, तो जाहिर सी बात है इनकी पालना आपको पहले सुनिश्चित करनी है। क्लियर, ओके। आगे देखते हैं, सेकंड पार्ट में आते हैं। कुछ डेफिनेशंस दे रखी है, किससे रिलेटेड, इसी जीएफएआर से रिलेटेड, ठीक है। उनको देखते हैं हम वन बाय वन। एक मिनट, हाँ जी, तो डेफिनेशंस के ऊपर आते हैं। फर्स्ट है अकाउंटेंट जनरल की। अकाउंटेंट जनरल कौन होते हैं, देखिए सीएजी जो डिपार्टमेंट होता है, सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत के महालेखाकार। सिमिलरली स्टेट के अंदर अकाउंटेंट जनरल होता है, अकाउंटेंट जनरल जो राज्य के जितने भी विभाग है सरकारी, उनके अकाउंट्स और ऑडिट के काम को देखते हैं, ठीक है, ओके। और राजस्थान गवर्नमेंट के जो है वो अकाउंट्स भी यही रखते हैं, जो हिसाब किताब अकाउंटिंग होती है वो अकाउंटेंट जनरल करते हैं, इनको बोलते हैं एजी, ओजी, एजी, ठीक है। दूसरा अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन का मतलब पैसों को अलग करना, किसी स्पेसिफिक खर्चे के लिए जो पैसों को अलग करना, मतलब एक तरीके से जब बजट आता है तो उस बजट के अंदर अलग अलग स्कीम्स के लिए पैसों को क्या किया जाता है, बांटा जाता है, कि भाई जैसे जलदाय विभाग के लिए इतना पैसा, चिकित्सा विभाग के लिए इतना, अलग अलग विभागों के लिए पैसों का अप्रोप्रिएशन किया जाता है। फिर स्कीम वाइज भी होता है कि इस स्कीम के लिए इतना पैसा इस साल में गवर्नमेंट देगी, तो कोई पैसा जो आपने किसी खास खर्चे के लिए सेपरेट रखा उसको क्या कहते हैं हम, अप्रोप्रिएशन, ठीक है। अगला बैंक का मतलब। बैंक का मतलब यहाँ पे सिंपल है, देखिए गवर्नमेंट के काम करने के लिए कौन बैंक है, आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट की बैंकर कौन है, आरबीआई है, क्लियर। गवर्नमेंट की बैंकिंग का काम कौन देखती है, आरबीआई। अब आरबीआई खुद तो हर जगह खाते नहीं खोल सकती, हर जगह ब्रांच नहीं खोल सकती, तो आरबीआई आगे ऑथराइज करती है किसको, एसबीआई को, या एसबीआई की किसी सब्सिडरी को, हालांकि वो सब्सिडरी अब खत्म हो गई, एसबीबीजे वगैरह होती थी, या कोई अन्य बैंक जो आरबीआई के द्वारा ऑथराइज्ड है, ठीक है। तो ये लोग क्या है, बैंक कहलाएंगे इन नियमों के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कहीं भी अकाउंट ओपन कर दे, उसके अकाउंट जो आरबीआई के द्वारा ऑथराइज्ड बैंक होती है वहीं पे होते हैं, और उसके लिए एसबीआई या उसकी कोई सब्सिडरी या कोई अन्य बैंक जिसको नॉमिनेट किया गया हो, ठीक है। आरबीआई का अपना एक्ट है, आरबीआई एक्ट 1934, उसके नियमों के तहत आरबीआई ने जिसको भी पावर्स दी। अब इन बैंकों की एक ई फोकल पॉइंट ब्रांच होती है, मतलब ये नॉमिनेट करते हैं किसी एक ब्रांच को, कि भाई जैसे राजस्थान के अंदर एसबीआई की तो खूब सारी ब्रांचेज है, कोई 500 ब्रांचेज होगी राजस्थान में। अब गवर्नमेंट जो है उनके विभाग भी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर तहसील के अंदर अलग अलग जगह है, पैसे भी अलग अलग ब्रांचेज में जमा हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट को जो है वो रिपोर्ट कौन करेगा, कौन सी ब्रांच रिपोर्ट करेगी कि भाई आज दिन भर में गवर्नमेंट के सभी खातों में कितने पैसे आए। तो इसीलिए बैंक क्या करती है, अपनी एक ब्रांच को नॉमिनेट करती है जिसको हम बोलते हैं ई फोकल पॉइंट
मतलब ये वो बैंक की ब्रांच है जो जिम्मेदार है क्या, कलेक्शन रिपोर्ट्स गवर्नमेंट को देने के लिए कि दिन भर में कितना कलेक्शन हुआ। ठीक है, मतलब सभी अपनी ब्रांचेस से वो जानकारी लेगी। ई फोकल पॉइंट ब्रांच क्या करेगी, एसबीआई की राज्य भर में जितनी भी ब्रांचेज है उन सबको बोलेगी कि भाई शाम को सारा आप ब्यौरा दीजिए, मुझे किसको देना है, गवर्नमेंट को, ताकि गवर्नमेंट को एक एक ब्रांच के पास जाने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी सक्षम अधिकारी। सक्षम अधिकारी कौन है, जिसको भी सक्षम अधिकारी के रूप में पावर्स दी गई है, शक्तियां दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, अलग अलग जगह हम पढ़ेंगे कि सक्षम अधिकारी ये कर सकता है, सक्षम अधिकारी वो कर सकता है। तो सक्षम अधिकारी कौन, जिसको सक्षम बनाया है। ठीक है, गवर्नमेंट किसको सक्षम अधिकारी मानती है, तो वो अलग अलग विभाग के अंदर अलग अलग लोगों को ये पावर्स दी गई है। ठीक है, हमारे लिए इतना विस्तृत पढ़ना इररिलेवेंट। ठीक है, एक चीज मैं आपको फिर से बता दूं, देखो पढ़ने को तो एक एक पॉइंट एक एक बात जो है वो पढ़े बिना पूरी बात नहीं होती है, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 25 सवाल। ठीक है, तो उन 25 सवालों के लिए जो एफर्ट, जो मेहनत, जिससे हम मैक्सिमम अचीव कर सके, 90-95% क्वेश्चंस एक्यूरेसी के साथ अटेंड कर सकें, वो इनफ होता है। कोई एक आध क्वेश्चन रैंडम, एक दो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं, उठपटांग तरीके से पूछ सकते हैं, उसके लिए हम प्लानिंग नहीं कर सकते, या उसके लिए ये नहीं हो सकता कि हम जीएफआर की पूरी 500 पेज की किताब को बिल्कुल रट के रख दें। उतना समय अगर कहीं आप और इंगेज करोगे तो वहां से आपको बेहतर नतीजे मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। हालांकि हमने सारा कुछ पढ़ा है, ठीक है, फिर भी कुछ अब जैसे इररिलेवेंट डेफिनेशंस है तो उनको इग्नोर की जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सीएजी कौन है पता है। ठीक है, फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, एक सवाल आप मान के चलिए 3 चीजों में से पूछेंगे। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, फिर कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट, पब्लिक अकाउंट ऑफ स्टेट, और एक लोकल फंड। इन चारों के लिए जो आर्टिकल्स बताए हैं याद कर लेना, सीधा सीधा सवाल डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। देखिए क्या होता है कंसोलिडेटेड फंड, क्या होता है कंटीजेंसी फंड, क्या होता है पब्लिक अकाउंट, क्या होता है लोकल फंड, ध्यान से समझ लीजिएगा। पहले कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट का मतलब वो सारा पैसा जिस पर राज्य सरकार का हक है, जिस पर राज्य सरकार का हक है। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट का ही पैसा, गवर्नमेंट ने कोई टैक्स कलेक्ट किया हो, कोई फीस चार्ज की हो, ठीक है, कोई पेनल्टी रिकवर की हो, कोई लोन लिया हो, कोई लोन की वापस रीपेमेंट रिसीव हुई हो, ये सारा पैसा कहाँ जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। ये मतलब मेन पर्स है किसका, गवर्नमेंट का, राज्य सरकार का मेन जो बटुआ है वो ये है, मेन पर्स ये है। सारा पैसा जो आता है जिसके ऊपर गवर्नमेंट का हक है वो सारा इस खाते में जाता है। अब इस खाते में एंट्री तो आसान है, मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर पैसा आ तो जाएगा, इनकमिंग तो अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं, जिस पे भी हक है सरकार का वो सारा पैसा कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा। ठीक है, लेकिन इससे आउटगोइंग आसान नहीं है, इससे बाहर अगर निकालना है पैसा तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपकी स्टेट असेंबली है, मतलब जो विधानसभा है, उस विधानसभा से क्या होगा, पारित करना होगा, तभी आप इस कंसोलिडेटेड फंड से पैसा खर्च कर सकते हो। मतलब किसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, विधानसभा के अंदर वोटिंग होगी, अप्रूवल के बिना यहां से पैसा निकलेगा नहीं। अब आप कहोगे सर एक एक पैसे निकालने के लिए क्या अप्रूवल लेते फिरेंगे, नहीं, तो साल के शुरुआत के अंदर जब बजट आता है, क्या आता है, बजट, तो उसके बाद में एक बिल आता है जिसको बोलते हैं अप्रोप्रिएशन बिल। अप्रोप्रिएशन अभी हमने ऊपर देखा था, इसकी डेफिनेशन का मतलब होता है पैसा किसी काम के लिए अलग रखना। ठीक है,
तो ये अप्रोप्रिएशन बिल जब आता है तो इसके अंदर क्या करती है गवर्नमेंट, बता देती है कि भाई हमें इस काम के लिए इतना पैसा, इस काम के लिए, सारे अलग अलग काम के लिए कितना कितना पैसा अगले साल में चाहिएगा। ठीक है, फिर इस पे वोटिंग होती है, विधानसभा इसको क्या करती है, अप्रूव करती है, ठप्पा लगता है। ठीक है, और अब साल भर आप इस कंसोलिडेटेड फंड से जितना जितना अप्रूव्ड अमाउंट है उतना उतना क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, लिमिट खत्म हो गई, उसके बाद आप विड्रॉल अलाउड नहीं होगी। ये होता है कंसोलिडेटेड फंड। ठीक है, ये सरकार का मेन पर्स है, समझ आ गई बात। दूसरा होता है कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट। क्या, कंटीजेंसी फंड मतलब ये इमरजेंसी के लिए, किसके लिए, कंटीजेंसीज के लिए, अनफोर्सीन कोई खर्चा आ जाए उसके लिए। अब जैसे इसी वाले में मान लो एक काम था, कौन सा, कि चिरंजीवी के लिए सरकार ने मान लो 2500 करोड़ रुपए अप्रोप्रिएशन करवाया, अलग करवा दिया पैसा। साल चल रहा था, दिसंबर आते आते पता चला कि यार पैसा 1000 करोड़ और चाहिएगा, इसी स्कीम के अंदर कितना चाहिएगा, 1000 करोड़ और चाहिएगा। या उस टाइम पे कोई नई योजना, कोई नई आफत आ गई, उससे निपटने के लिए अचानक सरकार को पैसा चाहिए। लेकिन ये पैसा, क्योंकि जब हमने अप्रोप्रिएशन बिल लेके आए थे उस टाइम पे ये पैसा क्या अप्रूव हुआ था, उस टाइम तो सिर्फ 2500 करोड़ ही अप्रूव हुआ था, समझ गए बात। और अभी असेंबली में जाके इसको अप्रूव करवाना संभव नहीं है, तो उस टाइम पे काम आता है कंटीजेंसी फंड, ये इमरजेंसी फंड। आप क्या कर सकते हो, इसमें से वो 1000 करोड़ क्या कर सकते हो, लेके इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, जो भी इमरजेंसी या जो भी अतिरिक्त खर्चा जिसकी सैंक्शन आपके पास नहीं है, जिसकी अप्रूवल आपके पास नहीं है, उस अतिरिक्त खर्चे को आप क्या कर सकते हो, कंटीजेंसी फंड से ले सकते हो। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब अगला ये विधानसभा का सत्र आएगा जहां पे ये अप्रोप्रिएशन बिल डिस्कस होगा, तब इसकी क्या करनी पड़ेगी, आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि कंटीजेंसी फंड में आपको फिर से 1000 रुपए डालने पड़ेंगे, कहां से निकाल के, कंसोलिडेटेड में से। ठीक है, यूं समझ लीजिए मेरे पास 2 बटुए हैं, एक बटुए से मैं रेगुलर सारे खर्चे करता हूं, जो भी खर्चे करूंगा घर वालों से पहले इजाजत लेनी पड़ेगी। अब बाजार में गया, अचानक इसमें पैसे कम पड़ गए किसी काम के लिए, तो मैंने मेरे इमरजेंसी में से 1000 रुपए निकाल के अपने मेन काम के लिए यूज ले ली। तो घर जाके वापस क्या करूंगा, मैं घर वालों से अप्रूवल लूंगा कि भाई मैंने इमरजेंसी वाले में से 1000 निकाले थे, तो आप मुझे 1000 दीजिए, मैं वापस इस इमरजेंसी फंड में डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये होता है कंटीजेंसी फंड। समझ आ गया, कंटीजेंसी फंड कब काम आता है, जब कोई ऐसा खर्चा है जो अप्रोप्रिएशन जिसका नहीं हो रखा, जिसका बंटवारा नहीं हो रखा, जिसकी अप्रूवल असेंबली से नहीं है। ठीक है, उस खर्चे को आपको पूरा करना जरूरी है, तो आप उसको कंटीजेंसी फंड से विड्रॉ करके कर सकते हो, लेकिन बाद में आपको अप्रूवल लेनी होगी। तीसरा आता है पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट वो खाता है, इसके अलावा जितना भी अन्य पैसा है, मतलब जिसके ऊपर हक था वो तो सारा कंसोलिडेटेड फंड में चला गया। कंटीजेंसी फंड तो रिजर्व है, इसके अंदर तो सरकार ने कुछ पैसा डाल रखा है यूं इमरजेंसी के लिए। अन्य पैसा जो भी सरकार के पास आ रहा है वो सारा किस में जाएगा, पब्लिक अकाउंट में। किस में जाएगा, अन्य पैसा क्या हो गया, मान लो कोई ऐसा पैसा आया, सरकार ने कोई डिपॉजिट ले रखा है किसी से। ठीक है, अब वो डिपॉजिट आपको वापस करना है, उस डिपॉजिट के ऊपर सरकार की इनकम नहीं है, वो सरकार का हक नहीं है, तो सरकार के ऐसे सारे पैसे जो सरकार के पास आ तो रहे लेकिन सरकार की इनकम नहीं है। ठीक है, तो वो सारा कहाँ रखोगे, पब्लिक अकाउंट में। ठीक है, अगर कोई पैसा जिसपे सरकार का हक है, सरकार की इनकम है, तो वो किस में जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड में। ये अलग क्यों खोला पब्लिक अकाउंट, तो मान लीजिए सरकार के पास किसी ने पैसा डिपॉजिट करवाया, सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया सरकार ने किसी से 200 करोड़ रुपए, सरकार ने इसको कंसोलिडेटेड फंड में डाल दिया। कल को उस डिपॉजिट वाले को रिफंड करना है, तो क्या आप वापस असेंबली में जाओगे, अप्रूवल लोगे, नहीं। तो इसीलिए इस पैसे को अलग ही रखा जाता है। ठीक है, क्लियर। ये यूं समझ लीजिए मेरे पास 3 वॉलेट है, एक तो मेरा खुद का वॉलेट, एक मेरा इमरजेंसी का वॉलेट, एक मेरी अलग जेब है जिसके अंदर कोई दुकान जो मैं चला रहा हूँ, जो बिजनेस कर रहा हूँ, उसके जो भी पैसे आते हैं वो मेरी इस जेब में रखता हूँ, क्योंकि इस पे मेरा हक नहीं है। इसमें दिन भर जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं कम ज्यादा होते रहते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल पैसा अलग पड़ा है। तो ये तीनों ध्यान रखिएगा। और एक चौथा होता है लोकल फंड। लोकल फंड आप समझ लीजिए जो लोकल बॉडीज होती है,
लोकल जो अथॉरिटीज होती है, जैसे नगर निगम हो गया, नगर पालिका हो गया, ठीक है, स्वायत्त संस्थाएं, तो इनका अपना एक अलग फंड होता है। गवर्नमेंट इनको अप्रूवल देती है कि भाई आप अपने स्तर पे अलग टैक्स लगाइए, अलग उसमें से बजट, जैसे सरकार का बजट आता है, आपको पता हो तो नगर निगम का भी बजट होता है, नगर पालिका का भी बजट होता है, तो उनको अलग सेपरेट संस्था मान रखी है सरकार ने, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि सरकार के 3 स्तर है, एक केंद्र सरकार, एक स्टेट गवर्नमेंट और एक लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे केंद्र सरकार का अपना अलग बजट, स्टेट का अलग, वैसे लोकल गवर्नमेंट का अलग, उसको बोलते हैं लोकल फंड। क्लियर? अब इन तीनों के आर्टिकल नंबर पता होने चाहिए। कंसोलिडेटेड फंड है 266(1) के अंदर, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, केंद्र सरकार का अलग है उसका आर्टिकल, वो 266 है, ठीक है। तो 266(1). फिर कंटीजेंसीज फंड, ये है 267(2). कंसोलिडेटेड फंड तो है 266(1), ये है 267(2), ये याद रखिएगा, ठीक है। फिर आता है पब्लिक अकाउंट, ये आता है 266(2) के अंदर, ठीक है। तो पब्लिक अकाउंट्स किस में आता है? 262(2) के अंदर। और फिर आ गया कौन सा? लोकल फंड, कहाँ चला गया? ये रहा लोकल फंड 268(2) के अंदर, 268(2) के अंदर। कंटीजेंसीज आ गया किसमें? 267(2) के अंदर, ठीक है। याद रख लेना भाई, लोगों भूलना मत प्लीज। आगे देखिए, कंट्रोलिंग ऑफिसर कौन है? ये नियंत्रण अधिकारी है, वो था कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी सक्षम अधिकारी, ये है कंट्रोलिंग, नियंत्रण करने वाला। तो इसका मतलब जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है या कोई दूसरा विभागीय अधिकारी जिसको ये पावर दी गई है क्या, कि खर्चों को, पैसों के नियंत्रण को आप क्या करोगे? कंट्रोल करोगे, तो ये कंट्रोलिंग ऑफिसर है, ठीक है। नियंत्रण अधिकारी बोलते हैं इसको। एक ये चीज क्लियर कर दीजिए, एक एचओडी होता है, एक हेड ऑफ ऑफिस होता है, ठीक है। एचओडी तो मतलब ये सबसे सर्वोच्च अधिकारी है विभाग का। हेड ऑफ डिपार्टमेंट मतलब पूरे विभाग का मुखिया, ठीक है। तो मतलब देख लीजिए, पूरे विभाग में एक ही सबसे बड़ा व्यक्ति हो सकता है, तो ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। हेड ऑफ ऑफिस जो है वो हर ऑफिस के लिए होता है, हर ऑफिस के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, नामित किया जाता है क्या, कि आप इस ऑफिस के मुखिया हो, ठीक है। किसी ऑफिस में ऐसा भी हो सकता है वहां पे एचओडी भी बैठता हो और उसके नीचे हेड ऑफ ऑफिस भी बैठता हो। एचओडी जहां बैठ रहा है, ठीक है, उसके नीचे तो 50 और ऑफिस है छोटे छोटे, और जहां वो खुद बैठ रहा है वहां पे एक हेड ऑफ ऑफिस भी बैठ रहा है, और इन सब जगह भी एक हेड ऑफ ऑफिस बैठ रहा है, ठीक है। ओके, तो कंट्रोलिंग ऑफिसर कौन है? या तो वो एचओडी खुद या कोई दूसरा विभाग का अधिकारी। नेक्स्ट, डिटेल्ड हेड क्या होता है? तो देखिए जब पैसों का अप्रोप्रिएशन किया जाता है, मतलब बंटवारा किया जाता है कि इस स्कीम के लिए इतना, इस स्कीम के लिए इतना, तो डिटेल्ड हेड वो होता है कि ये प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन है फॉर द पर्पस ऑफ डिमांड और ग्रांट द गवर्नमेंट हेड वेयर द फंड्स आर प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ अ सबऑर्डिनेट अथॉरिटी। मतलब प्राइमरी यूनिट का मतलब यूं, हाँ जी बीच में वीडियो रुक गया था, सॉरी। नेक्स्ट देखिए, ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर, डीडीओ, वो व्यक्ति, ठीक है, जो क्या करता है, ऑथराइज होता है क्या, साइन करने के लिए, बिल्स ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, पे, अलाउंसेस, एक्सपेंडिचर, मतलब डीडीओ ही वो अधिकारी होता है जो आपको सैलरी देता है, जो सारे खर्चे के लिए जो चेक्स होते हैं उन पे साइन करता है, बिल पास करता है, मतलब ड्रॉइंग एंड डिस्पर्सिंग अधिकारी, ठीक है, मतलब आहरण एवं वितरण अधिकारी, ठीक है। ये वो व्यक्ति है जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो भी पेमेंट्स होते हैं, बिल्स वगैरह के, गवर्नमेंट सर्वेंट्स के बिल हो गए, उन सब का भुगतान यही करता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तो एचओडी डिफाइंड है अपेंडिक्स 8 के अंदर। ये ध्यान रखिएगा, सवाल पूछा जा सकता है
कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स कहाँ बताए गए, तो अपेंडिक्स 8 के अंदर बताया हुआ। ठीक है, हेड ऑफ ऑफिस क्या होता है, तो ये अभी मैंने बताया था आपको कि कोई गेजेटेड ऑफिसर, हेड ऑफ ऑफिस ऑफिसर ही हो सकता है जिसको हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने डिक्लेयर किया है, क्या, हेड ऑफ ऑफिस। ठीक है, अभी बात की हमने हेड ऑफ डिपार्टमेंट क्या करता है, नॉमिनेट करता है हर ऑफिस के लिए एक हेड ऑफ ऑफिस। ठीक है, नेक्स्ट मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, कोई अन्य खर्चे जो नॉर्मल रेगुलर नेचर के खर्चे होते हैं, सैलरी के हो गए, कोई सामान खरीदा, कोई काम करवाया, उनके अलावा जो अतिरिक्त खर्चे होते हैं। ठीक है, नॉन रिकरिंग हो गया, पब्लिक अकाउंट्स हो गया, पब्लिक वर्क्स, रीअप्रोप्रिएशन मतलब एक काम के लिए पैसा किया हुआ था इकट्ठा अलग किया हुआ था, अब वापस कोई दूसरे काम के लिए ट्रांसफर करना, रीअप्रोप्रिएशन पुनः वितरण करना। ठीक है, रिकरिंग मतलब जो बार बार हो रहा है। ठीक है, रीजनल ऑफिसर, क्षेत्रीय अधिकारी हेड ऑफ डिपार्टमेंट के नीचे होता है। ठीक है, और हेड ऑफ ऑफिस के ऊपर होता है। देखिए एक विभाग है, मान लो उस विभाग के 10 ऑफिस हैं, ऑफिस 1 2 3। ठीक है, हर ऑफिस के लिए उसने क्या बना रखा होगा, हेड ऑफ ऑफिस बना रखा होगा। ठीक है, अब मान लो 3 ऑफिस के ऊपर एक रीजनल ऑफिसर और बिठा रखा है, क्षेत्रीय अधिकारी। ठीक है, तो ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट के नीचे होगा, हेड ऑफ ऑफिस के ऊपर होगा। ठीक है, फिर ट्रेजरी क्या हो गई, तो हर जिले में होती है, फिर एक सेंट्रल ट्रेजरी जयपुर में है, जो क्या करती है, पैसों के लेन देन को देखती है, पैसा सारा वहीं पे होता है। ठीक है, ई ट्रेजरी क्या हो गई, क्योंकि आजकल सारे ट्रांजेक्शन इलेक्ट्रॉनिकली हो रहे हैं, तो ये सेंट्रल ट्रेजरी जो है जयपुर, उसी का एक पार्ट है ई ट्रेजरी, जहां सारे जो ई ट्रांजेक्शन होते हैं, ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन रिसिप्ट, उनको देख रेख ये करती है। इसकी अलग वेबसाइट होती है, ऑनलाइन ई चालान के जरिए पेमेंट होता है। ठीक है, ई पेमेंट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट हो गया। चलिए ये देख लीजिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर रूल 3 आता है, वही जो हमने ऊपर बात पढ़ी थी, क्या, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स है, रूल 3 क्या कहता है, हर हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जो विभाग का मुख्य अधिकारी है, वो क्या करेगा, किसी गेजेटेड ऑफिसर जो उससे नीचे है उसको क्या बनाएगा, हेड ऑफ ऑफिस नियुक्त करेगा। कार्यालय अध्यक्ष, ये कार्यालय अध्यक्ष है, ये विभाग का प्रमुख है। ठीक है, ओके। अब जो हेड ऑफ ऑफिस जिस गेजेटेड ऑफिसर को बनाया है, जिसको हेड ऑफ ऑफिस बनाया है, ठीक है, वो क्या करेगा, उस ऑफिस के जितने भी खर्चे हैं, जितने भी पैसों की प्राप्तियां हो रही है, उन सब के लिए जो बिल्स वगैरह होते हैं, वहाँ के जो स्टाफ है, उन एम्प्लॉयज के जो बिल्स होते हैं, सैलरी के, लीव के, वो सारे किसके पास आते हैं, इस हेड ऑफ ऑफिस के पास आते हैं। ठीक है, ओके। ये हेड ऑफ ऑफिस क्या करता है, जो डीडीओ होता है, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर, जिसके पास पैसों का हिसाब किताब होता है, उसको ये बिल भेजता है, किसको, डीडीओ को। डीडीओ फिर उसको क्या करता है, पारित करता है। अब ये हेड ऑफ ऑफिस क्या कर सकता है, अपने नीचे किसी दूसरे अधिकारी को, ठीक है, कोई दूसरा उसके अंडर जो काम कर रहा है, उसको भी क्या कर सकता है, ये आगे ऑथराइज कर सकता है कि भाई मेरी जगह आप हेड ऑफ ऑफिस का काम कीजिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो आगे जिसको आप अधिकृत कर रहे हो, वो कर्मचारियों के तो कर सकता है, लेकिन जो गेजेटेड ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, उन गेजेटेड ऑफिसर्स के जो बिल्स होते हैं सैलरी के, उनके ऊपर इस हेड ऑफ ऑफिस के ही साइन होंगे। और भले ही इस हेड ऑफ ऑफिस ने आगे किसी को नियुक्त कर दिया हो, जिम्मेदार यही रहेगा। अगर कोई गलती होती है, कोई एक्स्ट्रा पेमेंट चला जाता है, जिम्मेदारी किसकी होगी, हेड ऑफ ऑफिस की होगी। ठीक है, क्लियर। रूल 3 सिंपल सी बात कहता है, क्या, एचओडी होगा। एचओडी क्या करेगा, हर ऑफिस के लिए एक हेड ऑफ ऑफिस नियुक्त करेगा, जो कि कौन होगा, कोई गेजेटेड ऑफिसर होगा। कौन होगा, गेजेटेड ऑफिसर होगा। ध्यान दीजिए, ये हेड ऑफ ऑफिस क्यों बनाया जाता है, रिसिप्ट हो गई, पेमेंट हो गए, जो बिल्स हो गए, सैलरी हो गई, ये सारे काम ये हेड ऑफ ऑफिस करता है। हेड ऑफ ऑफिस चाहे तो किसी और को भी आगे नियुक्त कर सकता है अपने कामों के लिए,
लेकिन जिम्मेदार यही रहेगा, जो भी काम वो नीचे वाला कर रहा है उसके लिए जिम्मेदार यही रहेगा। दूसरी बात, गेजेटेड ऑफिसर जो भी उनके ऑफिस में लगे हुए हैं उनके लिए भी जिम्मेदार यही रहेगा, उनके बिल के ऊपर ये साइन नहीं कर सकता, उनके ऊपर तो हेड ऑफ ऑफिस ही करेगा। ठीक है, मैं शुरुआत में ये जोधपुर विद्युत वितरण में इधर एज ए एओ मेरी पोस्ट थी बजट। ठीक है, इस ऑफिस का जो हेड ऑफ ऑफिस था वो ये एओ बजट ही था। ठीक है, और इस ऑफिस के अंदर मेरे साथ मेरे से ऊपर जो अधिकारी होते हैं, मुख्य लेखा नियंत्रक होता है, फिर चीफ अकाउंट्स ऑफिसर होता है, फिर सीनियर एओ होता है, फिर नीचे डबल एओ, और मेरे साथ में दूसरे भी खूब सारे एओज काम कर रहे थे। तो बड़ा ऑफिस था। इसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट तो कौन था? ये सीसीओ, चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स, ये क्या थे? एचओडी थे। इन्होंने आगे इस एओ बजट को क्या बनाया? हेड ऑफ ऑफिस। अब अगर मैं लीव पे रहता था तो मेरी जगह कोई दूसरा व्यक्ति जो क्या करता था, साइन वाइन करता था, इसको मैंने ऑथोराइज कर रखा था। लेकिन जो ये गेजेटेड ऑफिसर्स है दूसरे जितने भी, ठीक है, इनके जो भी बिल्स होंगे उनके ऊपर तो इसके ही साइन होंगे, और अगर ये कोई गलती भी कर देगा तो जिम्मेदार तो ये ही होगा। बात समझ आ गई होगी। ये था फर्स्ट चैप्टर। बस डेफिनेशंस में कुछ एक ध्यान रखिएगा, खास करके वो कंसोलिडेटेड फंड और उनका आर्टिकल नंबर ध्यान होना चाहिए। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 के ऊपर आते हैं। चैप्टर नंबर 2 भी बहुत इजी है, ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं, थ्योरेटिकल बातें हैं, कुछ बातें इंपॉर्टेंट है जो मैं बता देता हूँ। रिसिप्ट ऑफ मनी, पैसों की प्राप्ति को लेके, ठीक है, ये कहता है कि जो भी सरकार को पैसों की प्राप्ति हो रही है, ठीक है, उनको तुरंत सरकार के खातों में लाया जाएगा बिना देरी के। ठीक है, कोई पैसा लेना है तो उसमें देरी कैसी, फटाफट लेके आओ। मतलब आप रिकवरी के लिए एफर्ट करोगे और फटाफट पैसों को अपने अकाउंट में लेके आओगे। ठीक है, और जो भी पैसा आया उसको ऐसा नहीं कि आप लेके बैठे, उसको तुरंत कंसोलिडेटेड फंड में या पब्लिक अकाउंट्स में डाला जाएगा। क्या कंटीजेंसी फंड में डाला जाएगा? क्या नहीं, कंटीजेंसी फंड में हम लोग नहीं जमा करवाते, वो तो कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट करती है। वहां असेंबली में क्या होता है भाई, जो निचले जितने भी विभाग है वो विभाग तो किस में जमा करवाएंगे? या तो कंसोलिडेटेड फंड में, या उसका नहीं है तो पब्लिक अकाउंट्स में। ठीक है, जो कंटीजेंसी फंड होता है उसमें तो सरकार जो है वो कुछ पैसा रखती है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट, पैसों का असेसमेंट यानी निर्धारण, कितना पैसा लेना है, ठीक है, उनका कलेक्शन इकट्ठा करना और उसके ऊपर नियंत्रण। ठीक है, ये ड्यूटी होगी रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की कि वो देखे कि जो सरकार का पैसा वो टाइमली उनका असेसमेंट हो, निर्धारण हो, कलेक्शन हो, उनकी सही कस्टडी कंट्रोल के अंदर उसको रखा जाए, उनका हिसाब किताब भी प्रॉपर हो। फिर अगर कोई खर्चा करना है तो पैसा विड्रॉल तभी करोगे जब जरूरत है, मतलब जब आपको आगे भुगतान करना तभी आप विड्रॉ करोगे। ऐसा नहीं पहले पैसा विड्रॉ कर लिया ट्रेजरी से और लेके 10 दिन आपने खुद मजे लिए, उसके बाद आगे भुगतान कर दिया। जब इमीडिएट पेमेंट करना होता है तभी आप पैसा विड्रॉ करोगे। दूसरी बात, सरकार का पैसा कभी आप कोई दूसरे अकाउंट में डिपॉजिट करवा के नहीं रख सकते, कहीं इन्वेस्ट करके नहीं रख सकते। मान लो आपने ट्रेजरी से पैसा विड्रॉ किया, अपने पास रखा, ठीक है, अब आपको जिसे भुगतान करना था वो लेने आया नहीं, तो 5 दिन आपके पास पड़ा था, आपने क्या कर दिया, पैसा कहीं निवेश कर दिया या बैंक अकाउंट में जमा करवा दिया, उस पर कुछ ब्याज मिल गया, आपने कहा मैंने सरकार का पैसा बढ़ाया, उल्टा भला किया है, पैसे को निवेश किया है। नहीं करना है ऐसा भला, आपको इस पैसे के ऊपर कोई हक नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट का ये रूल कहता है क्या, आप पैसे तभी विड्रॉ करोगे जब आपको आगे पेमेंट करना हो। ठीक है, और अगर आपके पास पड़ा रहता है तो आप वापस ट्रेजरी में जमा करवा दीजिए। ठीक है, ओके। और कई बार ऐसा भी होता है कि भाई साल के आखिरी में बजट लैप्स हो जाता है, कि भाई बजट जो होता है वो 31 मार्च के लिए होता है, 31 मार्च को खत्म हो जाता है, तो 30 मार्च को आपने क्या किया, जितना भी बजट में पैसा पड़ा था वो सारा ट्रेजरी से विड्रॉ कर लिया, मतलब लेके आ गए, ये बोल के कि हमें आगे पेमेंट करना है। ठीक है, ताकि बजट यूज हो जाए, आपका वेस्ट नहीं जाए। अब आगे आप इसका पेमेंट करते रहोगे अप्रैल के अंदर भी, मई के अंदर भी, तो ये अलाउड नहीं है।
जब नीड हो तभी आप पैसा विड्रॉ करें। ठीक है। अगला, कोई भी अथॉरिटी सरकार की ऐसा कोई खर्चा नहीं करेगी, ठीक है, जिसके लिए उसके पास पावर्स नहीं है या जो सैंक्शन नहीं है, मतलब बिना बजट के बिना सैंक्शन के कोई खर्चा नहीं कर सकती। जब भी खर्चा करोगे तो आपको वित्तीय नियमों का ध्यान रखना है। वित्तीय नियम मतलब ये देखना है कि भाई जैसा खुद का पैसा होता है तो आप किस तरीके से दिमाग लगाते हो, वही दिमाग लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो। पूरी कंजूसी बरतनी है आपको, किसी खुद के फायदे के लिए कोई खर्चा नहीं करना है, या किसी विशेष पर्सन के फायदे के लिए, किसी ग्रुप के फायदे के लिए खर्चा नहीं करना है। ठीक है। तो ये सारे देखिए, प्राइमा फेसी जरूरत से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। कोई खर्चा ऐसा नहीं कि आपको दिख ही रहा है कि ये जरूरत से ज्यादा किया हुआ है, तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। फिर कंट्रोल, खर्चे के ऊपर नियंत्रण। तो इसमें बोला गया है कि जो टोटल खर्चा किया जा रहा है वो जितना ऑथोराइज्ड है, जो अप्रोप्रिएशन जो अलग किया हुआ पैसा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर ही खर्च करोगे, जिस लक्ष्य के लिए पैसा अलग किया उसी के लिए। एक रजिस्टर ऑफ एक्सपेंसेस, खर्चों का एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। फॉर्म GA-19 पहले था, अब GA-1 है। ठीक है। नया फॉर्म नंबर जो है वो GA-1। ये न्यू फॉर्म नंबर की जो लिस्ट है रिवीजन वाले फोल्डर के अंदर आपको मिल जाएगी। ठीक है। बेसिकली बहुत सिंपल कर दिया इन्होंने, यहां से नए से सिरे से जो रूल वाइज 1 2 3 4 5 कर दिया। जैसे रूल 11 में पहली बार जिक्र आया तो इसको 1 नंबर दे दिया, अगले में इसको 2 नंबर दे दिया, आगे 3 4, मतलब सीक्वेंस में कर दिया सारा काम। ठीक है। तो ये फॉर्म नंबर 1 के अंदर एक रजिस्टर ऑफ एक्सपेंस मेंटेन किया जाएगा। बेटर रहेगा आप इन फॉर्म नंबर्स को एक अलग रजिस्टर में नोट्स में लिखो और बार बार पढ़ो, याद होंगे, कुछ तो याद हो ही जाएंगे जो पॉपुलर है वो। ठीक है। फिर कंट्रोलिंग जो अधिकारी है, जो नियंत्रण अधिकारी है, उसको आइडिया होना चाहिए कि इस साल में टोटल कितनी लाइबिलिटीज है, कितना पेमेंट कर दिया, कितनी बकाया है। कि भाई इस साल में जैसे 300 करोड़ का टोटल भुगतान कर चुके हैं, अभी मार्च तक 100 करोड़ के और बिल आएंगे, टोटल 400 करोड़ का खर्चा होगा, ये आइडिया होना चाहिए उसे। ठीक है। ऐसा नहीं कि अचानक महीने के लास्ट में जाके 1000 करोड़ के बिल आ गए, साल भर में 300 करोड़ के आए, तो ये तरीका सही नहीं। ठीक है। उसको एक क्या करना चाहिए, जो नियंत्रण अधिकारी है, जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है, उसके नीचे जितने भी ऑफिस आते हैं, जितने भी दफ्तर आते हैं, उन सब ऑफिस से एक मंथली लाइबिलिटी स्टेटमेंट मंगवाना है उसको। लाइबिलिटी क्या होती है, दायित्वों की स्टेटमेंट, कि भाई आपके कितने बकाया बिल है, कितनी जिम्मेदारियां बाकी है, लाइबिलिटीज कितने पेमेंट बाकी है। तो ये फॉर्म नंबर GA-2 के अंदर जितने भी नीचे के ऑफिस हैं उनसे। पर्पज क्या है ये सब करने का? पर्पज सिंपल सा है, देखो गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि कितना पैसा बकाया है, कितना हमें और भुगतान करना है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रिकंसिलेशन विद अकाउंटेंट जनरल। जो अकाउंटेंट जनरल AG है उसके साथ आप क्या करोगे, रिकंसिलेशन करोगे। ठीक है। तो इसमें टाइम दिया गया, देखिए कोई भी अगर एक तो कोई मिस्टेक होती है तो आप तुरंत जो है उनको भेजोगे और ये बताओगे कि भाई हमारे रिकॉर्ड्स के अंदर तो ये है, आप अपने रिकॉर्ड्स में देख के हमें बताइए। उसके अलावा आपको मंथली बेसिस पे खर्चों का और भुगतान का एक स्टेटमेंट जो है किसको भेजना है, अकाउंटेंट जनरल को भेजना है, ताकि रिकंसिलेशन हो सके। भाई एक तो खर्चे आप अपने रिकॉर्ड्स में मेंटेन कर रहे हो, एक AG के पास जो रिकॉर्ड है, दोनों में तालमेल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि साल के लास्ट में आपके खर्चे कुछ और है, वहां रिकॉर्ड्स के अनुसार कुछ और। ठीक है। तो इसके लिए 3 फॉर्म बताए गए हैं, GA-3, 4 और 5। ठीक है। जिनके अंदर ये रिकंसिलेशन के लिए प्रोसेस बताया है। ठीक है। क्लियर। एक पोर्टल होता है IMFS, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है, नया पोर्टल है, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। गवर्नमेंट के जो ऑनलाइन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम यहाँ पे होता है, मतलब बिल लगाना, ये करेक्शंस करना, रिकॉर्ड रखना, तो उसके लिए ऑनलाइन एक सॉफ्टवेयर है। क्लियर। नेक्स्ट, रूल नंबर 12 क्या है, इंटरनल चेक अगेंस्ट इरेगुलरिटी, वेस्ट, लॉस और फ्रॉड। मतलब आपको आंतरिक नियंत्रण रखने हैं इस तरीके के
कि कोई वेस्टेज नहीं हो, कोई चोरी नहीं हो, कोई फ्रॉड नहीं हो। ठीक है, क्लियर। और इंटरनल चेक जो नीचे आप इंटरनल चेक यानी आंतरिक जो भी आपके नियंत्रण है उसको चेक कर सकता है एक विभाग होता है डायरेक्टर इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट राजस्थान सरकार। ये कभी भी आके आपके इंस्पेक्शन कर सकते हैं। आपको जो भी सामग्री वो मांगेंगे उनको उपलब्ध करवानी है, वो तहकीकात करके चले जाएंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, पेमेंट में डिले को अवॉइड करना है। मतलब ऐसा नहीं कि सरकार कोई बेचारा जेन्युइन बिल लगा के बैठा है और आप उसको देरी पे देरी किए जा रहे हो, भुगतान नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। ठीक है, फिर अकाउंट्स को मेंटेन करना है, आपको हिसाब किताब मेंटेन करके रखना है। तो इसमें बोला गया है कि हर गवर्नमेंट अधिकारी पर्सनली जिम्मेदार है क्या कि वो जो भी खर्चे कर रहा है, जो भी पैसे इकट्ठे कर रहा है या खर्चे कर रहा है, उनका प्रॉपर अकाउंट्स रखे, हिसाब रखे। बिना हिसाब के आप कोई खर्चा नहीं करोगे। इवन आप देख लीजिए, मान लो किसी दिन मैं ऑफिस में बैठा हूँ, कोई इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट से आया, मुझे खड़ा किया, बोल तेरी जेब में कितना पैसा है, मैंने जेब में से पैसा निकाला, दिखाया, तो अब वो पूछ सकते हैं कि इस पैसे का हिसाब बताओ मुझे, ये पैसा कहाँ से आया, आप क्यों लेके बैठे हो, आपका पर्सनल पैसा है, सरकार का पैसा है। समझ गए कि खर्चों का क्या होना चाहिए, हमेशा आपके पास हिसाब होना चाहिए। फिर कोई भी अधिकारी जो कोई सर्टिफिकेट साइन कर रहा है खर्चों के संबंध में, कोई भी सर्टिफिकेट, तो आप उसके लिए पर्सनली जिम्मेदार होंगे। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि कोई सर्टिफिकेट जो है वो बिल्कुल टाइप किया हुआ अच्छा सा है तो आपने साइन कर दिया, सिर्फ वो प्रिंटेड था, टाइप्ड फॉर्म में था, तो उसको सही नहीं मानना है। ठीक है, चाहे हाथ से लिखा हो चाहे प्रिंटेड हो, जो भी साइन कर रहा है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, और यही सेम रेस्पॉन्सिबिलिटी जो विभागीय अधिकारी है, ये डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स के लिए अलग से क्यों लिखा है? जब ऊपर लिख दिया कि हर ऑफिसर जो खर्चा कर रहा है उसको रिकॉर्ड रखना है, तो देखिए ये ऊपर वाले अधिकारियों के लिए, जो उच्च अधिकारी विभाग के लेवल पे है, उनकी भी जिम्मेदारी है क्या कि आप देखो प्रॉपर रिकॉर्ड्स है, प्रॉपर पैसों का कलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, खर्चे जो हो रहे हैं उनका प्रॉपर हिसाब है या नहीं। ठीक है, ऑडिट वाले चाहे तो क्या कर सकते हैं, जो विभागीय या नियंत्रण अधिकारी है उनसे रिकॉर्ड मांग सकते हैं, तो आपको रिकॉर्ड अवेलेबल करवाने होंगे। फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं, कोई अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? दो पार्टीज के बीच में आपस में एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं। मान लो कोई गवर्नमेंट का विभाग है, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया किसके साथ, कोई वाटर सप्लायर के साथ, कि भाई हमारे ऑफिस में आप हर दिन क्या करोगे, 10 पानी के कैंपर पहुंचाओगे, हम आपको बदले में 1 के 20 रुपए देंगे। ये साल भर के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ आपका। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है। सरकार ऐसे कई सारे कॉन्ट्रैक्ट करती है अलग अलग पार्टीज के साथ। कोई मटेरियल सप्लाई कर रहा है, जैसे विद्युत विभाग जो है वो पोल के जो मैन्युफैक्चरर है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई आप हमें पोल सप्लाई करोगे। ट्रांसफार्मर वाले से किया। हर विभाग जो है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, एग्रीमेंट करता है। बिना एग्रीमेंट के कोई सरकारी काम नहीं होता। तो ये क्या कह रहा है नियम 18, ये कह रहा है कि जब भी कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, कोई अनुबंध किया जा रहा है, तो पहली बात तो ये देखनी है कि जो अनुबंध कर रहा है वो अधिकारी सक्षम है या नहीं उस अनुबंध को करने के लिए। समझ गए? देखिए अधिकारी भी अलग अलग लेवल के होते हैं। जैसे सबसे लोवेस्ट लेवल का कोई ऑफिसर है, कोई लोवेस्ट लेवल का ऑफिसर है, उसने सरकार के नाम पे 10 करोड़ का एग्रीमेंट साइन कर दिया। अब क्या वो एम्पावर्ड है 10 करोड़ के टेंडर को या कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए? नहीं। ठीक है, तो हर अधिकारी की एक लिमिट तय होती है कि भाई आप 5 लाख तक कर सकते हो, फिर उसके ऊपर का अधिकारी 10 लाख तक कर सकता है, फिर अलग अलग अथॉरिटी की, भाई हेड ऑफ ऑफिस जो है उसको फुल पावर है, वो चाहे जितने का कर सकता है। ठीक है, ओके। तो ये इन नियमों के अनुसार ही आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। ऐसा नहीं कि कोई भी अधिकारी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अब जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको ये देखना है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उस अनुबंध के अंदर जो शर्तें लिखी हुई है वो एकदम प्रिसाइज है, डिफाइन है, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं है।
कॉन्ट्रैक्ट का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वही यूज किया गया है, उसको प्रॉपर स्क्रूटनी की गई है, उसमें जो लीगल और फाइनेंशियल एडवाइस ली गई है। भाई आपको नहीं समझ आता कि कॉन्ट्रैक्ट की भाषा टेक्निकल नेचर की होती है, आप एडवोकेट से मदद ले लीजिए, ठीक है, वो उसको देख लेगा कि कोई ऐसी शर्त तो नहीं है जो सरकार के हितों के खिलाफ हो, ठीक है। ओके, तो ये पॉइंट्स उससे संबंधित ही दे रखे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कि 1 लाख से अधिक के जो भी एग्रीमेंट है, 1 लाख रुपए से अधिक के जितने भी एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, उनकी कॉपी आपको एजी को भेजनी पड़ेगी। और ये मैं पर्सनली रूल में जानता हूँ, मैं करीब 4 साल एक ऐसे विभाग में काम किया जहाँ पे ये मटेरियल परचेज करते थे, तो वहाँ हर कॉपी की, हर जो परचेज ऑर्डर होता था उसके नीचे लिखा होता था एक कॉपी इसको किसको जाएगी, अकाउंटेंट जनरल को जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, ये लॉसेज के संबंध में, अगर कोई लॉस हो जाता है विभाग की किसी पैसों का, संपत्ति का, तो आपको क्या करना है, 2 लोगों को बताना है, एक तो जस्ट आपकी जो नेक्स्ट हायर अथॉरिटी है उसको, और दूसरा अकाउंटेंट जनरल, एक तो आपके ऊपर के अधिकारी को और एक एजी को, अकाउंटेंट जनरल को। भले ही जो लॉस हुआ उसको सही कर दिया गया, जैसे मेरी नेग्लिजेंस की वजह से 10 लाख का नुकसान हो गया सरकार को, मैंने भर भी दिए, लेकिन फिर भी आपको सूचना देनी पड़ी, ठीक है। और सूचना देने में देरी इसलिए नहीं करनी है कि आपकी इंक्वायरी चल रही थी इसलिए आपने सूचना नहीं दी, ऐसा नहीं हो सकता, आपको तुरंत इन्फॉर्म करना होता है, ठीक है। कुछ अपवाद दे रखे हैं, ठीक है, जैसे 2000 रुपए तक की कोई नुकसान है तो उसको आप क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। या कोई मिस्टेक हो गई असेसमेंट के अंदर और बाद में पता चला, असेसमेंट का मतलब जैसे कोई बिल जारी करना था, अब उस बिल को जारी करते वक्त कुछ गलती हो गई और 6 साल बाद पता चला, तो अब तो रिकवर कर नहीं सकते, तो इस गलती को आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। या कोई रूल्स के इंटरप्रिटेशन की वजह से, कोई नियम को समझने में गलती हो गई, उस वजह से कोई हो गया, या कोई टाइम बार्ड क्लेम हो गया। टाइम बार्ड मतलब 3 साल बाद कोई भी क्लेम क्या माना जाता है, टाइम बार्ड माना जाता है, कि उस क्लेम को आप अब नहीं कर सकते। पैसा अगर आप किसी मांग रहे हो, 3 साल में नहीं मांगा तो भूल जाओ, ठीक है। ये लिमिटेशन एक्ट में लिखा हुआ है और इस रूल्स में अलग से और लिखा हुआ है, वो आगे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये कुछ अपवाद है, इनके अलावा कोई भी अगर सरकार को नुकसान होता है आपको तुरंत जो है वो रिपोर्ट करना होगा, ठीक है। ये 2000 रुपए तक की एक छूट है कि 2000 तक के छोटे मोटे लॉस है तो उसको इग्नोर कर सकते। एक रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा, मिस अप्रोप्रिएशन का मतलब जो चोरी हो गई, सामान इधर उधर हो गया, उसकी एक रजिस्टर GA7 के अंदर, ठीक है। हाँ जी, ये रजिस्टर मेंटेन होगा किसमें, GA7 के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट रूल 21 एक्सीडेंट्स के संबंध में, तो ये क्या गया, कोई साइक्लोन आ गई, कोई आग लग गई और उसमें 15,000 से अधिक का अगर नुकसान हो गया, ठीक है, तो वो आपको हेड ऑफ डिपार्टमेंट को बताना है और हेड ऑफ डिपार्टमेंट फिर आगे गवर्नमेंट को देगा और फिर एक इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी के बाद उसको अकाउंटेंट जनरल को सूचना देनी है, ठीक है। और 15,000 तक के हैं तो वो सिर्फ HOD को बताने हैं, आगे सरकार को और AG को बताने की जरूरत नहीं है। अगर कोई लॉस होता है तो उसके लिए पर्सनली जिम्मेदार होगा हर गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर वो लॉस उसकी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है या उसके पार्ट पे गलती की वजह से हुआ है। मतलब मैं विभाग का अधिकारी था और मेरी नेग्लिजेंस, मेरी लापरवाही की वजह से कोई नुकसान हुआ है, मुझे पता होना चाहिए था लेकिन मुझे नहीं पता था और किसी और ने भी अगर मिस्टेक कर दी तो मैं पर्सनली जिम्मेदार होऊंगा, ठीक है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट रूल 23 है राइट ऑफ लॉसेज। अब कोई लॉस हो गया, सरकार का कोई सामान चोरी हो गया, कोई प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया, तो उसको राइट ऑफ करना, मतलब क्योंकि सरकार की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जब सरकार का हिसाब किताब जहां रखा जा रहा है उसमें तो वो अभी भी संपत्ति दिखा रही है, जबकि एक्चुअल में वो संपत्ति क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, लॉस हो चुका है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा, बुक्स में से हटाना पड़ेगा। तो राइट ऑफ के लिए कोई भी ऐसा स्टोर यानी कोई सामान, ठीक है, या कोई पब्लिक मनी जो खो गई है किसी की भी गलती की वजह से हो, उसको क्या किया जाएगा, राइट ऑफ किया जा सकता है। राइट ऑफ के लिए अलग अलग अथॉरिटीज को शक्तियां दी गई है कि भाई जैसे
सबसे निचले लेवल का अधिकारी है वो 5,000 तक के सामान को राइट ऑफ कर सकता है, 50,000 तक के लिए अलग अलग अधिकारियों की अलग अलग शक्तियां हैं, तो वो राइट ऑफ तो कर सकते हैं। लेकिन अगर उस राइट ऑफ को करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि जो नुकसान हुआ है, जो सामान का नुकसान हुआ है, पैसों की चोरी हुई है, जो आप राइट ऑफ कर रहे हो, वहां कोई आपके सिस्टम में कमी तो नजर नहीं आ रही है, मतलब सिस्टम में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। डिफेक्ट का मतलब कि भाई और भी ऐसी घटनाएं हो सकती है। अगर ऐसा लग रहा है कि आपके सिस्टम में कोई कमी है, खामी है, जिस वजह से ये नुकसान हो रहा है, तो इसका मतलब ये नुकसान बार बार हो सकता है, ठीक है। या कोई सीरियस नेग्लिजेंस है किसी व्यक्ति के नाम पे, तो वो नेग्लिजेंस के केस में आप सीधा राइट ऑफ नहीं करोगे, आपको क्या करना पड़ेगा, जो डायरेक्टर है इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, उसको सूचना देनी पड़ेगी कि भाई ये इतनी बड़ी खामी है, इस वजह से ये नुकसान हुआ है। फिर हो सकता है या इस व्यक्ति की लापरवाही की वजह से ये नुकसान हुआ जिसको हम राइट ऑफ कर रहे हैं, लेकिन ये फिर हो सकता है क्योंकि इसकी भयंकर लापरवाही देखी जा रही है, ठीक है। ओके, चलिए, तो ये 24, 25, 26 तो आप खुद ही पढ़ लेना। खैर चलिए आज यहीं पे रोकते हैं अपनी बात को, नेक्स्ट आगे देखेंगे उसके अगले लेक्चर के अंदर, ठीक है। देखिए मैं फिर से बता दूं, ये कतई मेरी कोशिश नहीं है कि मैं आपको एक एक चीज वापस पढ़ाऊं, उतना समय वापस लूं आपका, मुझे भी पता है उस चीज का कोई मतलब नहीं है, बेकार एक्सरसाइज है। मेरा एक मात्र उद्देश्य है क्या कि चीजों को हम क्विकली वापस देखें, जो की पॉइंट्स है उनको देखें। सबसे इंपॉर्टेंट आपको बताऊं क्या कि क्या क्या चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्हें आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। वापस वही बात, इसको देखने से पहले मेरा निवेदन रहेगा, क्लास बाद में देखें, पहले एक बार खुद पढ़ें पूरे चैप्टर को, उसके बाद ये रिवीजन का लेक्चर देखेंगे, तभी मजा आएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। इसकी मैं समरी भी आपको प्रोवाइड करूंगा, कोशिश करूंगा समराइज फॉर्म के अंदर आपको कोई एक चार्ट के रूप में इस फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का प्रोवाइड करूँ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।